Hello students, welcome to our channel UGT Academics for English. My name is Lapti Bhatia and today we are here to solve section D of Gala paper 2. वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये जान लेते हैं कि यहाँ सॉल्व किए गए सारे सॉल्यूशंस आपको हमारे ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए बोर्ड एग्जाम्स की आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट विजिट करेंगे तो आपको गाला पेपर के सारे सब्जेक्ट के सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सेक्शन डी होता है गाला पेपर का वो होता है 12 मार्क्स का, जिसमें आपको सबसे पहले 4 क्वेश्चंस आएंगे जो आपको पैसेज या पोएट्री रीड करके सॉल्व करने रहेंगे। अनसीन पैसेज और पोएट्री की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। उसमें क्या रहता है कि आपके या तो 4 मार्क्स अनसीन पैसेज रीड करके आप सॉल्व कीजिए या तो आपके 4 मार्क्स जो हैं वो आप पोएट्री में से सॉल्व कीजिए। बच्चों को लगता है हमेशा कि पैसेज ज़्यादा ईजी होता है, कभी कभी पोएट्री भी ईजी हो सकती है पैसेज के अकॉर्डिंग, तो दोनों एक बार रीड कर लेना बेटर है। हम देखते हैं सबसे पहले ये पैसेज के क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि श्रीमद् भगवत गीता की बुक में से ये पैसेज लिया गया है कि उस पैसेज में बताएं, कुछ श्लोक बताए हैं, उनके मीनिंग बताए हैं। अगर तो आपने संस्कृत चूज किया आपको वो भी बहुत अच्छी तरीके से आते होंगे, काफी सारे श्लोक तो सेम भी आ सकते हैं। इसमें बताया गया है कि किस तरह जब भी हम कोई एक्शन करते हैं, कोई फूड प्रिपेयर करते हैं या हमारी कोई भी एक्टिविटी, हमारी कोई भी की हुई बात अगर हम करने से पहले भगवान को उसमें रखें, उसमें भगवान को बिठाएं, तो वो काम हमारा, वो खाना वो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी आर कुकिंग समथिंग और वही फूड अगर हम पहले भगवान के आगे रखें, जिसको प्रसाद बोलते हैं, तो एक नॉर्मल सा फूड प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद हमेशा ज़्यादा टेस्टी लगता है, चाहे सेम पर्सन ने सेम क्वांटिटी में बनाया हो, लेकिन भगवान को चढ़ाने के बाद वो प्रसाद ज़्यादा बेटर टेस्ट करता है। सिमिलरली हमारा कोई भी एक्शन है, अगर हम भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं तो वो बेटर लगता है। What are the 3 योग described as the त्रिवेणी संगम in the श्रीमद् भगवद गीता? आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको सबसे ऊपर ही ये आंसर मिल जाएगा। The 3 योग described as त्रिवेणी संगम in the श्रीमद् भगवद गीता are कर्म योग, भक्ति योग एंड ज्ञान योग। ये 3 योग जो हैं भगवद गीता में मेंशन किए गए हैं एज त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम जो रिवर है उसकी तरह इन 3 योग को बताया गया है। Which chapters of Bhagavad Gita specifically explain भक्ति योग? कौन से चैप्टर्स में स्पेशली भक्ति योग आ रहा है? तो वो चैप्टर्स है 7 to 12। लेसन 7 to 12 जो है भक्ति योग के भगवद गीता में, उसमें आपको बताया गया है कि भक्ति योग की डिटेलिंग क्या है। आपको पैसेज में ये मेंशन किया गया है, वर्स के साथ एक्सप्लेन किया गया है कि कौन से वर्स में आता है। Our next question is, from which word is the term bhakti derived and what does it mean? और फिर उसका मतलब क्या निकलता है और भक्ति वर्ड जो है वो किस चीज से बना है, कौन से एक्शन या कौन से दूसरे वर्ड मीनिंग से निकला है। तो ये भी आपके पैसेज में गिवन है। द भक्ति वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड भज which means service including any public activity done with dedication। किसी भी तरह का हमारा पब्लिक एक्शन जो है वो डेडिकेशन के साथ, पूरे मन से, पूरे दिल से अगर किया गया है तो वो एक भक्ति है, भगवान की भक्ति है, क्योंकि हम बिल्कुल सेल्फलेस तरीके से ये सर्विस जो है इसको परफॉर्म कर रहे हैं। दिस सर्विस इज कंसिडर्ड ब्रॉडर एंड मोर इंडिपेंडेंट देन राइट्स एंड रिचुअल्स ऑफ सेवा। हम सेवा जो कर रहे होते हैं कि भाई किसी की भी हेल्प करना, उससे भी ज्यादा कंसिडर किया जाता है, उससे भी ज्यादा वैल्यू दी जाती है जब हम पब्लिकली डेडिकेशन के साथ, बिना किसी भी सेल्फिश रिटर्न के, किसी भी रिटर्न की इच्छा के अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसको सेवा नहीं भक्ति कहा जाएगा। भज जो वर्ड है उससे निकला है भक्ति का टर्म। तो सेवा तो जरूर हम कर रहे हैं, लेकिन वही अगर हम बिना पब्लिसिटी स्टंट के या बिना हम कोई भी हाइप क्रिएट करने के, किसी का अटेंशन सीकिंग के बिना अगर हम वो काम कर रहे हैं, अगर हम पूरे दिल से कर रहे हैं, तो वो भक्ति कहलाएगी। अकॉर्डिंग टू गीता व्हाट शुड बी द स्पिरिट बिहाइंड परफॉर्मिंग ऑल आवर एक्शंस? किस नियत से हमको कोई भी काम करना चाहिए? आपके पैराग्राफ में दे रखा है कि अकॉर्डिंग टू गीता वी शुड परफॉर्म ऑल आवर एक्शंस विथ एन अनशेकेबल डिटर्मिनेशन एंड द स्पिरिट दैट गॉड इज विटनेस। सुप्रीम गॉड, हमारे भगवान जो है वो ये चीज देख रहे हैं और उनके ऊपर वो एक्शन, उनको चढ़ाकर हमको हर चीज यूज करनी है। हमारा काम है, हमको काम शुरू करने से पहले भगवान का नाम लेना है। अगर हम स्कूल में हैं, स्टडीज कर रहे हैं, तो हमको सुबह उठ के शुरू करने से पहले एक बार भगवान का नाम लेना है। अगर हम फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, मम्मा जो है फूड प्रिपेयर करती है तो मंदिर में पहले भोग चढ़ाती है, फिर वो हमको देती है और बोलती है कि भगवान को झूठा भोग नहीं चढ़ाया जाता। क्यों? क्योंकि हमारा टेस्ट किया हुआ खाना
वो बाद में क्यों टेस्ट करेंगे? हमें तो उनका छका हुआ खाना मिलता है क्योंकि वो फिर ज्यादा टेस्टी हो जाता है, इसीलिए। सो दैट द एक्शन वुड बी डन एफर्टलेसली विथ अ होली स्पिरिट। एफर्टलेसली मतलब फिर उस चीज में ज्यादा काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम ऑलरेडी भगवान को देना है ये सोचकर ही वो काम दिल से कर रहे होते हैं, तो और ज्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नेक्स्ट इज पोएट्री। आप या तो ये पैसेज के आंसर्स लिखिए या तो ये पोएट्री रीड करके इसके आंसर्स लिखिए, ये दोनों चीजें आपको आएगी और में, ये दोनों चीजें आपको ऑप्शन में आएगी। चलिए पढ़ते हैं हमारी पोएम। Whose woods these are, I think I know. His house is in the village though, he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. Between the woods and frozen lake, the darkness evening of the year, he gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and down flake. The woods are lovely, dark and deep. But I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. तो पोएट जो है इसमें कह रहे हैं कि ये किसके वुड्स यहाँ पे बता रहे, फॉरेस्ट को, जंगल को बता रहे, ये किसका जंगल है, किसका घर के पास का जंगल है, जो पता नहीं, हॉर्स को नहीं पता है मेरे, पर शायद मुझे पता है ये किसका है। हिज हाउस, जिसका भी घर है, हिज हाउस इन द विलेज, तो मुझे पता है कि ये जो वुड्स है उसका ओनर, उसका घर मुझे मेरे विलेज में है, वो चीज पता है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर, वो नहीं देख रहा कि मैं यहाँ आज उसके जंगल में आके खड़ा हो गया हूँ, कि उसके जंगल को देखो किस तरह उसका जंगल क्या हो रहा है, स्नो से भर रहा है। ठीक है। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर, क्वेयर का मतलब होता है स्ट्रेंज, वियर्ड। शायद मेरा हॉर्स जो है इस चीज को वियर्ड समझे, क्योंकि ना तो यहाँ आसपास में कोई शॉप है, ना कोई लेक है, ना कोई काम की जगह है जहां मुझे रुक करके कुछ काम करना, और ना ही मैं घोड़े से उतरा हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे क्यों रोका है, टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नेयर, यहाँ पे आसपास कोई फार्म हाउस नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, बीच जंगल में मैंने उसको क्यों रोका है, इसीलिए फॉर्स जो है वो वियर्ड थिंक कर रहा है, उसको वियर्ड लग रहा है कि मैंने ऐसे क्यों किया। बिटवीन दी वुड्स एंड फ्रोजन, कि मैंने क्यों उसको यहाँ पे बीच जंगल में रोक रखा है। ठीक है। ओके। द डार्कनेस इवनिंग ऑफ द ईयर, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक, और इतनी अंधेरी शाम हो चुकी है, अब विंटर का टाइम है, फ्रोजन लेक हमको बता रहे विंटर का टाइम है, तो वो बोल रहे कि फिर हॉर्स ने क्या किया कि उसने अपनी हार्नेस बेल, उसकी गले में जो बेल लगा रखी थी उसको शेक किया कि यहाँ से निकलो अब, टू आस्क इफ देर इज सम मिस्टेक, पूछने के लिए कि क्या कोई मिस्टेक हुई है, क्यों रुका है, क्यों रुके हैं हम। द ओनली अदर साउंड इज द स्वीप ऑफ इजी विंड, और कौन सी साउंड आ रही है पोएट को, इजी विंड एंड डाउन फ्लेक, स्नोफॉल होती हुई और तेज हवा चलती हुई उनको जो आवाज आ रही है वो हवा की है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, जंगल जो है वो काफी घना है, काफी डार्क है, शाम भी ढलने को है। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मैं इससे ज्यादा नहीं रुक सकता क्योंकि मुझे कुछ प्रोमिसेस हैं, कुछ काम हैं जो मुझे सोने से पहले पूरे करने हैं। माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, पोएट जिस भी वॉन्डरिंग पे निकले, जहां भी घूमने के लिए या काम से निकले, उनको घर जाना है सोने से पहले, अपने सारे काम निपटा करके। माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, अभी भी काफी लंबा रास्ता है कि उनको आज ही खत्म होने से पहले पूरा करना है। या यही चीज अगर हम लाइफ के बेसिस पे देखें तो हम आज अगर खड़े हैं तो हम सोचते कि अभी तो काफी साल है हमारी लाइफ में, हम अभी यहाँ पे रुक नहीं सकते, अभी हमें काफी काम करना है। वी हैव माइल्स टू गो बिफोर वी डाई, इस लाइन का यहाँ पे ये दूसरा मीनिंग निकल सकता है। चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चंस। व्हाई डज द स्पीकर स्टॉप बाय द वुड्स, तो हमने देखा कि वो क्यों रुके हैं वुड्स में, विंटर को जंगल में देखने के लिए वो रुके हैं। द स्पीकर स्टॉप्स बाय द वुड्स इन द स्नोई इवनिंग टू एक्सपीरियंस द साइलेंट ब्यूटी ऑफ नेचर इन विंटर्स, कि विंटर में ब्यूटी तो हमको मोस्टली अगर नेचर देखना है तो या तो हम पानी के करीब जा सकते हैं, कोई भी वाटर बॉडी, सी, ओशन के करीब जा सकते हैं, या फिर हम हिल्स और प्लेन या माउंटेन लैंड के पास जा सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो ऑलरेडी जब फॉरेस्ट में थे तो वहां का विंटर ब्यूटी देखने के लिए, साइलेंट विंटर ब्यूटी देखने के लिए वो स्नोई इवनिंग पे रुक पड़े थे। वाई डज दी हॉर्स फाइंड स्टॉपिंग देयर स्ट्रेंज, हॉर्स को क्यों लगता है कि ये जो रुका मैं ये थोड़ा अजीब था। द हॉर्स फाइंड स्टॉपिंग देयर स्ट्रेंज बिकॉज देयर वॉज नो फार्म हाउस, हमने पढ़ा पोएम में कि हॉर्स को इसीलिए अजीब लगा कि ना तो वहाँ पे कोई शॉप है, ना तो वहाँ पे कोई फार्म हाउस है। उसको ये लगा, उसने जब हार्नेस बेल शेक की, कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं, कहीं गलती से तो नहीं रुक पड़े, क्या जो उसका राइडर है, हॉर्स का जो राइडर है, क्या वो मिस्टेकनली कहीं खोया हुआ है और उसने हॉर्स रोक दिया है। सीन नियर, देयर वॉज नो फार्म हाउस सीन नियर एंड इट वॉज एन एम्प्टी अनकॉमन प्लेस इन अ डार्क इवनिंग, ऐसी भी कोई जगह नहीं थी कि पोएट आए दिन वहां रुकते हो, वो बस रैंडमली एक दिन अनकॉमन प्लेस पे
शाम के टाइम जब अंधेरा होना करीब आ चुका है वहां पे उनने तब रोक दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द स्पीकर फाइंड द वुड्स, उनको वो वुड्स के बारे में कैसे पता है, उनको कैसे लगते हैं वो वुड्स। द स्पीकर फाइंड द वुड्स ऑफ समवन हुज हाउस इज नोन टू हिम इन विलेज, वो जानते हैं कि ये पर्सन कहाँ पे रहता है, ये पर्सन कौन है जो इस वुड्स का ओनर है। ही फाइंड्स द स्नोवी वुड्स, और अब उनको कैसे लगते हैं वो वुड्स, लोनली, डार्क एंड डीप, डीप इन द सेंस ऑफ साइलेंट, उनको शांत, डार्क मतलब काफी घने अंधेरे, और लोनली सुनसान लगते हैं, अकेले लगते हैं वो जंगल के, वहां पे कभी कोई रुकता नहीं है और आज पोएट आकर के वहां पे खड़े पड़े हैं। एक्सप्लेन द लाइन एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ओके, लास्ट लाइन है हमारी पोएम की जो 2 बार लिखी गई थी। द अबव मेंशन लाइन रेफर्स टू द लॉन्ग डिस्टेंस द स्पीकर हैज टू कवर बिफोर द डे एंड्स। पोयम के अनुसार तो यही मतलब निकलता है कि दिन खत्म होने से पहले उनको काफी लंबा रास्ता वो ऑलरेडी तय करके आए हैं, अभी और काफी लंबा रास्ता उनको तय करना है, और ऑलरेडी शाम जो है वो ढल चुकी है। इसका हम दूसरा मतलब कैसे निकाल सकते हैं कि ऑलरेडी हमारी इतनी जिंदगी गुजर चुकी है और अभी और इतनी जिंदगी, काफी मीलों दूर जितनी जिंदगी अभी भी बाकी है और हमें काम करते रहना है। बिफोर डेथ ऐसे काफी सारे काम हैं जो हमको पूरे करने हैं। द पोएट हैज इनडायरेक्टली कंपेयर्ड दिस सीन with one's responsibilities, one मतलब किसी भी पर्सन की responsibilities, he has to work before death, जो किसी भी इंसान को डेथ से पहले कंप्लीट करनी है। ये होता है आपके 4 मार्क्स यहाँ पे कंप्लीट। आप पैसेज चूज कीजिए या फिर आप पोएट्री चूज कीजिए जिसमें आपको इस तरीके से रीड करके पूरा अंडरस्टैंड करके आंसर लिखने होंगे। चलिए, नेक्स्ट इज अवर डायरी। डायरी का फॉर्मेट रहता है कि आप सबसे पहले डेट लिखिए, डेट के साथ यहाँ पर डे लिखिए, नीचे टाइम लिखिए, या तो फिर आप ये डे को यहाँ पर लिख लीजिए टाइम के आगे, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़नी है आपको, डियर डायरी लिखना है, फिर एक लाइन छोड़नी है आपको, अपना बॉडी लिखना है, लास्ट में एक लाइन छोड़नी है आपको, और अगर क्वेश्चन में नाम दिया है तो आप वो नाम लिखेंगे, आप बॉय हैं तो बॉय का नाम लिखेंगे या दोनों लिख देंगे, और फिर ABC, गर्ल है तो गर्ल का नाम लिख सकते हैं, दोनों नाम ऐसे स्लैश करके लिख सकते हैं, और अगर नाम ही नहीं दिया है क्वेश्चन में तो हम ABC करके एंड करेंगे। किसी भी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी कोई भी आइडेंटिटी बोर्ड्स के पेपर में शो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा है डेट आपको उसी दिन की डालनी है, अगर तो ऐसा कुछ है कि विंटर समर के टाइम या मानसून के टाइम का कुछ दिया है तो आप मंथ चेंज कर सकते हैं, और ईयर जो है फिर प्रीवियस ईयर डालेंगे, 2025 डालेंगे, या फिर आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे 20 लिख के XX कर दें, आप ईयर ही ना लिखें। ये काम आप एक बार को कर सकते हैं। टाइम जो है वो सिर्फ नाइट टाइम आएगा। चलिए, यू आर राजवी, अनफॉर्चुनेटली यू लॉस्ट योर मोस्ट प्रेशियस थिंग, राइट अ डायरी एंट्री अबाउट योर फीलिंग्स फॉर दैट। तो हम लिखेंगे not knowing how to exactly put my feelings into words, it feels like I'm trying to join the pieces of my heart by writing this diary entry today. The day started as an ordinary one, एक simple day की तरह आज मेरा दिन शुरू हुआ, followed up with such a disastrous event. हमको बोला है कोई प्रीशियस थिंग खो गई है, तो हमको वर्ड्स उस तरीके, हमको अपना पूरा दिनचर्या नहीं बतानी है कि आज सुबह हम उठे, हमने इतने बजे ना आया, हमने इतने बजे स्कूल गया, ये सारी बातें हमको नहीं लिखनी है, ठीक है। हमको सीधा इवेंट के अकॉर्डिंग लिखना है। कभी कभी आता है कि आप एक ब्लाइंड बच्चों की स्कूल में गए थे, या फिर आप NGO में गए थे तो अपनी फीलिंग्स बताइए, या फिर आप काफ़ी सारे पैरालाइज्ड सीनियर सिटीजन से मिलने के लिए गए थे, स्कूल ट्रिप से गए थे, तो आपको ये नहीं बताना है कि आपने कितनी देर वहाँ पे रहा, या आप कितने बजे से कितने बजे तक किससे बात करी, क्या बात करी, आपको बस फीलिंग्स बतानी है। डायरी एंट्री सिर्फ आपकी फीलिंग्स के बारे में होती है, टाइम टेबल के बारे में नहीं होती है। ओके, फॉलोड अप विथ such a disastrous event which was caused due to my carelessness। हमको हमारी गलती भी एक्सेप्ट करनी है कि हमारी गलती की वजह से हमारी मोस्ट प्रीशियस थिंग जो है वो खो गई। इट हैज़ नेवर हैपेंड बिफोर, सीधी बात है, ये चीज़, ये काम कभी भी पहले नहीं हुआ होगा, नहीं तो हम इतना बुरा फील नहीं करते। Exactly at 4:15 in the afternoon I came home from my classes and could not feel my watch on my hand, on my wrist. I searched it everywhere, in my bag, in my pockets, beneath the books. It was found nowhere. मुझे कहीं भी नहीं मिली। It was a gift from my parents. It's my belief that that watch, 2 बार that लिखा है, it was my belief that that watch has given me good times in my life, in my studies, हर तरह। I will find it tomorrow at all the places. अभी तो खो चुकी है ना, तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि I will find it tomorrow, और फिर मैं आके डायरी राइटिंग लिखूंगा कि मुझे कैसे लगा। At all the places I visited today,
आई होप टू गेट इट बैक। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मुझे वापस मिल जाए, मेरी घड़ी, मेरा बुक, मेरा फ्रेम, जो भी है, किसी भी चीज़ को, मेरे ग्लासेस, वट एवर इट इज, इट कैन बी एनी पर्सनल थिंग विच वी फाइंड। कभी कभी डायरी भी खो सकती है हमारी, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10 GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और IMP ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन PDF, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की PDF, ये सारी चीज़ें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है UGT, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। इसके ऑप्शन में हमारे आता है डायलॉग। तो हमें बोला है डायलॉग बिटवीन अ स्टूडेंट एंड अ बैंक मैनेजर। ये 2 लोगों के बीच में हमको डायलॉग बनाना है। हम लिखेंगे कि किस बारे में है। हमको बोला है टू इंक्वायर अबाउट प्रोसीजर टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट, ठीक है। सेविंग्स अकाउंट के बारे में हमको डायलॉग लिखना है। गुड मॉर्निंग, आई वॉन्ट टू नो अबाउट हाउ कैन आई ओपन अ सेविंग्स अकाउंट। सबसे पहले तो आप पॉइंट्स लिख लीजिए कि आप क्या क्या पॉइंट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। प्रोसीजर पूछ सकते हैं आप, फिर आप डॉक्यूमेंट्स पर पूछ सकते हैं। यहाँ पे बोला है कि आप एक स्टूडेंट हैं। अगर आप एक एल्डरली पर्सन बन के जाते हैं, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 35 ईयर्स, 40 ईयर्स, 55 ईयर्स, जिनको FD वगैरह खोलनी है, ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो फिर आप नॉर्मल बात कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पे पेरेंट्स के आना है या नहीं, वो चीज़ भी पूछ सकते हैं। आपको अपने पॉइंट्स पहले ध्यान में रहने चाहिए। यू नीड टू फिल आउट एन एप्लीकेशन फॉर्म, अटैच योर रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स एंड प्रोवाइड ID एंड एड्रेस प्रूफ्स। इतनी चीज़ें आपको लेके आनी है, ऐसे मैनेजर हमको रिस्पॉन्ड करेगा। फिर हम बोलेंगे कि क्या गार्डियंस का सिग्नेचर, क्या पेरेंट्स का सिग्नेचर, या पेरेंट्स खुद यहाँ आने चाहिए। मैनेजर ने बोला अगर आप स्टूडेंट है, बिलो 18 है, तो ऑफकोर्स आना चाहिए, otherwise only your signature is required. If you are 18 above, if you are an adult, then only your signature is required. स्टूडेंट बोल रहा है व्हाट इज द मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड। मैनेजर ने 1000 रुपीज बोला, ठीक है। मैनेजर ने क्या बोला, 1000 रुपीज अकॉर्डिंग टू विच एवर करेंसी। यू विल ऑल्सो गेट अ पासबुक एंड ATM कार्ड वंस द अकाउंट इज ओपन। एक बार जब अकाउंट ओपन हो जाएगा तो आपको ये फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी। उसके बाद और क्या क्या आप अपने अकाउंट के साथ कर सकते हैं, नेट बैंकिंग चालू करना है तो उसके लिए अलग प्रोसीजर रहेगा। ये सारी बातें भी हम यहाँ पे, हमारे पॉइंट्स पहले हमको एक बार फाइनल हो जाए, फिर उस हिसाब से हम डायलॉग्स फ्रेम करेंगे। हमारे 8 डायलॉग्स होने चाहिए, ठीक है। और कोई भी डायलॉग ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये तो किसी यूज़ का नहीं रहा। सारे डायलॉग में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू आर माधव और माधवी द ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। हमको हमारी पोस्ट भी बता दी है, नाम तो बताया है, हमारी पोस्ट भी बताई है। डिबेटिंग सोसाइटी के हम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है। कौन सी स्कूल में है, ऑक्सफोर्ड स्कूल, वाराणसी। वाराणसी में ऑक्सफोर्ड स्कूल में हम हैं। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर हाउस डिबेट। इंटर हाउस डिबेट आपकी स्कूल जो है ऑर्गेनाइज करी है। राइट अ नोटिस as organizing secretary informing the class leaders of classes 9th to 12th to participate in a meeting to discuss and finalize the rules। मतलब हमको पूरा ये भी नहीं बताना है कि आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, हमको ये बताना है कि पार्टिसिपेंट्स अगर फाइनल हो गए हैं तो हमको रूल्स डिस्कस करने के लिए एक मीटिंग रखनी है। चलिए, इस तरीके से हमारा नोटिस का फॉर्मेट आएगा। सबसे पहले स्कूल या बिजनेस जिसका भी नाम, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में ही कैपिटल लेटर्स में नोटिस आएगा। मिडल अलाइनमेंट रखनी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, लिखना तो यहाँ से शुरू कर देते हैं लेकिन फिर इतना लंबा नाम रखते हैं कि वो यहाँ पे आके एंड होता है उनका। तो ये चीज़
बहुत बुरी लगती है। आपको अगर उतना लंबा नाम है तो आप थोड़ा यहाँ से शुरू कीजिए, लेकिन मिडिल अलाइनमेंट रखिए ताकि अच्छा लगे। फिर यहाँ पे हम एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद डेट लिखेंगे, फिर एक और लाइन छोड़ेंगे, टाइटल लिख के एक बार फिर से वी विल लीव दी लाइन एंड देन वी विल राइट बॉडी, जिसके लास्ट में डेट, वेन्यू, टाइम, कभी कोई और अगर फीस वगैरह के कोई चक्कर है तो फिर वो लिख देंगे हम, ठीक है। ड्यूरेशन है, कोई कैंप वगैरह लग रहा है, समर कैंप और समथिंग, या यूनिफॉर्म अवेलेबिलिटी है, यूनिफॉर्म, ये स्कूल के टाइमिंग्स चेंज हो रहे हैं सीजन वाइज, कुछ ऐसा है तो हम फीस, ड्यूरेशन, ये सारे पॉइंट्स भी यहाँ पे लिख सकते हैं। और फिर से एक लाइन छोड़ के हम हमारी पोस्ट और फिर नाम लिखेंगे। नाम अगेन पोस्ट और नाम दिया नहीं है तो हम एबीसी लिखेंगे, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, ऐसा कुछ हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें हमको बोला है कि हमको इंटर डिबेट स्कूल कंपटीशन के बेसिस पे कुछ लिखना है, ठीक है। सब मीटिंग अरेंज करनी है तो हम स्कूल का नाम लिखेंगे, नोटिस, डेट, एन अपॉर्चुनिटी टू कॉन्फर अबाउट, मतलब जीतने का एक और अपॉर्चुनिटी मिल गया अपनी स्कूल का नाम बढ़ाने का, इस तरह का कुछ भारी सा टाइटल लिखेंगे। द स्किल्ड डिबेट इज चैलेंज्ड फॉर दिस न्यू अपकमिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ एन इंटर हाउस डिबेट कॉम्पिटिशन हेल्ड इन द स्कूल। स्कूल फिर से ऑर्गेनाइज कर रहा है, सारे के सारे क्लास लीडर्स जो हैं स्टैंडर्ड 9th to 12th क्वेश्चन के अनुसार आर रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन द मीटिंग अकॉर्डिंग टू द given schedule to discuss the rules and finalize them to start the selection. Respected students are requested to inform their parents about the timings on the scheduled day. जिस दिन हम टाइमिंग्स बढ़ा रहे हैं स्कूल के, उस दिन आप घर पे इन्फॉर्म करके आइएगा एंड कम अप विद देयर अप्रिशिएटिव आइडियाज फॉर द कॉम्पिटिशन। क्योंकि यहाँ पे फाइनलाइज द रूल्स के लिए ही हम मिल रहे हैं, तो घर से या पहले से प्रिपेयर करके आइएगा ताकि टाइम बचे, ज़्यादा अच्छी तरीके से जो प्रोग्राम है वो शेड्यूल हो सके। डेट, वेन्यू, टाइम। डेट हमेशा हमारी ऊपर वाली डेट के बाद की ही होनी चाहिए ऑफ कोर्स। वेन्यू लिख देंगे, टाइम लिख देंगे आफ्टर स्कूल आवर्स एंड देन वी विल राइट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑफ ऑक्सफोर्ड स्कूल माधव और माधवी, विच एवर नेम यू फील गुड, ओके। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडवर्टीजमेंट। ये नोटिस, एडवर्टीजमेंट और पोस्टर, ये हमारा ऑप्शन में आता है। हमको 3 क्वेश्चन देते हैं जिसके बदले में हमको कोई एक ही हमेशा चूज करना रहता है 4 मार्क्स के लिए। योर एल्डर सिस्टर हैज स्टार्टेड अ स्कूल फॉर यंग टॉडलर्स। यंग टॉडलर्स मतलब 3 to 5, 6, 7 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं, मतलब प्री प्राइमरी की एक स्कूल खोलना है मैडम को। प्रिपेयर एन अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट फॉर द एडमिशंस फॉर नेक्स्ट अकेडमिक ईयर। अगले अकेडमिक ईयर के लिए एक एडवर्टीजमेंट बनाइए, एज वेल एज द समर कैंप। समर कैंप भी अरेंज हो रहा है विच इज गोइंग टू बी हेल्ड इन द स्कूल प्रीमाइसेस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो है एक बॉक्स। पेंसिल से हम एक सिंपल बॉक्स बनाएंगे, 3 कॉर्नर्स ही पहले फिल करेंगे। हम यहाँ पे कुछ कुछ ड्राइंग्स बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे एडमिशन्स ओपन 2026-27 के लिए। यहाँ पे एक छोटा सा हम एडवर्टीजमेंट रखेंगे कि समर कैंप भी हो रहा है हमारा। यहाँ पे हम स्कूल में क्या क्या ऑप्शंस रखेंगे, यहाँ पे बड़ा सा स्कूल का नाम हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर अभी से नहीं लिखना है, बस हमारी स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी। यहाँ पे नीचे हम कॉन्टैक्ट नंबर लिख देंगे और एड्रेस लिख देंगे 2 लाइन में पूरा यहाँ तक, ठीक है। स्कूल का अगर तो कोई लोगो रेडी है तो वो लोगो यहाँ पे बन सकता है, यहाँ ऊपर बन सकता है। यहाँ पे हम स्कूल क्या क्या करवाएगी, कोई फोटोग्राफ वगैरह ड्राइंग कर सकते हैं आप, बच्चे पढ़ रहे हैं, बुक्स का, टीचर का, एनीथिंग यू कैन डू, ओके। इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास फ्री स्पेस है, खाली खाली ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। यहाँ पे हम कोई ड्राइंग कर सकते हैं, यहाँ पे हम स्कूल का लोगो बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस, कॉन्टैक्ट हमने दे रखा है। अच्छा, कॉन्टैक्ट में ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कभी भी 10 डिजिट का नंबर नहीं रखना है इंडियन नंबर्स के हिसाब से। चाहे आप झूठा लिख रहे हैं जैसे 9876543210, ऐसा भी नहीं, ये भी किसी का रियल नंबर हो सकता है, किसी की आइडेंटिटी लीक हो सकती है, तो आपको हमेशा स्टार कर देना है, या फिर आप 6-7 नंबर्स का ही कॉन्टैक्ट नंबर लिखिए, ऐसा कुछ कीजिए, ठीक है। एड्रेस भी जो है आपको पूरा करेक्ट एड्रेस नहीं लिखना है, कोई ऐसे नाम लिखिए, हेवन, ग्रीन, येलो, ब्लू, कुछ ऐसे नाम रखिए कि जो आपके रियल ना लगे, होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन एकदम प्रॉपर एरिया वगैरह के हिसाब से प्रॉपर एड्रेस हमको नहीं देना है। एडमिशन्स ओपन, लिटिल स्टार, हमने स्कूल का नाम बता दिया, 2 to 6 ईयर्स के बच्चे हैं, हमने सब कुछ बता दिया यहाँ पे, ठीक है। क्या क्या एम्यूनिटीज स्कूल प्रोवाइड करेगी, स्पेशल समर कैंप कौन से दिन तक के लिए है, उसका तो हम यहाँ पे फीस भी लिख सकते हैं, इन जस्ट 999 या इन जस्ट 4999, 14999, हम कुछ भी यहाँ पे एक रिजनेबल फीस लिख सकते हैं, ठीक है। हम फीस बता सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सी अदर एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जाता है बच्चों के लिए, मेंटल, फिजिकल, उनकी ट्रेनिंग जो है वो हम पूरी एज अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग यहाँ पे शो कर सकते हैं।
और इसके भी ऑप्शन में आता है पोस्टर, जो कि सबसे आसान रहता है। इसमें हमको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। हमको एक टॉपिक दिया होगा, सेव अवर अर्थ। हमको सेव अवर अर्थ की एक छोटी सी ड्राइंग बनानी है, अर्थ की, उसके नीचे हाथ है, ट्री है, कुछ है, हमको एक छोटी सी ड्राइंग बनानी है। टाइटल देना है, टाइटल कभी नहीं भी होगा, सिर्फ ड्राइंग में ऐसे कुछ, ड्राइंग के अंदर ही टाइटल आ जाएगा। और फिर हमको उसके स्लोगन और पॉइंट्स लिखने हैं। हम कैरेक्टरिस्टिक, एडवांटेज, डिसएडवांटेज कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा की नहीं लिखनी है। दिस इज़ वेरी इजी। लास्ट में हम अपना एक फेक आइडेंटिटी दे सकते हैं, स्कूल का नाम, जैसे हम स्कूल के पोस्टर के लिए कैसे लास्ट में रोल नंबर वगैरह लिखते हैं, यहाँ पे हमको रियल कुछ भी नहीं लिखना है। हम बस ऑक्सफोर्ड स्कूल जो पेपर में ऑलरेडी दे रखा है नोटिस के दौरान, हम वो यूज़ कर सकते हैं। या फिर हम कुछ भी यूज़ ना करें तो यहाँ तक हमारी पोस्टर जो है वो फिनिश हो जानी चाहिए। ट्राई कीजिएगा कि आपकी सप्लीमेंट्री में जब भी आप ये क्वेश्चन अटेंड करें, तब आपका पूरा का पूरा पेपर इसी में यूटिलाइज हो रहा है। या फिर अगर पूरा पेज आप भर करके, इतना बड़ा अगर आप नोटिस नहीं बनाना चाहते, या फिर इतना बड़ा आप ड्राइंग नहीं करना चाहते, योगा वगैरह या जो भी आपका पोस्टर एडवर्टीजमेंट है, अगर आप इतना लंबा नहीं करना चाहते, तो फिर आप हाफ पेज यूज़ कीजिए। लेकिन बाकी के पेज पे कुछ भी मत कीजिए। ज़्यादा स्क्रिबलिंग, ज़्यादा भरचक लगेगा पेपर, तो वो किसी को भी अच्छा, थोड़ा दूर दूर रखिए, अच्छा लगेगा। नेक्स्ट पेज यूज़ करें। ड्राइंग्स के लिए तो, दूसरी सब्जेक्ट्स के भी जो भी आपके पेपर रहेंगे, ड्राइंग्स के लिए तो आप स्पेशल पेज जो है वो यूटिलाइज किया कीजिए। ऐसे आधा एडवर्टीजमेंट इधर बन गया, फिर हम नीचे से किच पिच करके कॉन्टैक्ट और एड्रेस डाल, वो नहीं अच्छा लगता। सीधा न्यू पेज से ही स्टार्ट कीजिए, और वहाँ पे लिख दे कम, या तो हम पिछला वाला आंसर थोड़ा सा लेंदी कर दें, या तो हम वहाँ पे कुछ लिख दे के ये क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे, लेकिन खाली पेपर भी नहीं छोड़ना है। और ड्राइंग वाला, हमारा इतना पेपर अगर है, हमारी ड्राइंग जो है वो इतने पे आ रही है, तो यहाँ से दूसरी ड्राइंग शुरू नहीं करनी है। ठीक है, ये चीज़ का खास ध्यान रखना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।